Hello everyone. This is Polity series video which we have started. इस सीरीज के अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज का थर्ड वीडियो है। पहले दो वीडियोस बना करके चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने पार्ट थर्ड को डिस्कस किया था। आज थर्ड वीडियो के अंदर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम ये पॉलिटी सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, आई प्रॉमिस दैट मैं जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको बताऊंगा, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोराइज करने हैं। बट सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो जहां पर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कवर किए गए हैं, इन वीडियोस के अंदर आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी आर्टिकल एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। बोथ दिस पार्ट्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी आर्टिकल from both of these parts जो है it has potential to come as a question in examination। इसीलिए इन दो वीडियोस के अंदर कोई भी आर्टिकल स्किप नहीं किया गया एंड इन वीडियोस के अंदर जो आर्टिकल्स है उनको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं। अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज ऑन पार्ट फोर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट फोर्थ का टाइटल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक एक्सटेंड करता है और इस पार्ट के अंदर आपको इंडियन स्टेट जो है उसकी पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस देखने को मिलती हैं। पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस को आप दूसरे शब्दों में गोल्स के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। दैट मीन्स इस पार्ट के अंदर इंडियन स्टेट के जो है गोल्स मेंशन किए गए हैं, विच इंडियन स्टेट हैज टू डिलीवर इन कमिंग टाइम। अब ये जितने भी गोल्स हैं ऑल ऑफ दोस गोल्स जो है दे डील विद एनरिचिंग या डीपनिंग सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री। अब इन गोल्स को ऑपरेट करते समय बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपेंसेस इनकर करने हैं और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट के पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्ट फोर्थ को नॉन जस्टिसेबल बना दिया सो दैट द गवर्नमेंट्स ऑफ द डे दे हैव सम सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस, ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार जैसे जैसे जिस जिस आर्टिकल को एग्जीक्यूट कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, उसको अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए इंप्लीमेंट करे। Although they're non-justiciable, but still they're as important as fundamental rights. Remember here, fundamental rights deal with political democracy. And Supreme Court of India, re-Kerala एजुकेशन बिल केस 1956-57 के अंदर कहते हैं पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज जो है दे कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पार्ट फोर्थ है जो इंडियन स्टेट को वेलफेयरिस्टिक कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द बैकग्राउंड विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड जब भी आप पार्ट फोर्थ पढ़ रहे हैं। अब पार्ट फोर्थ के अंदर जो पहले दो आर्टिकल्स हैं वो डीपीएसपीस का कंटेक्स्ट और डीपीएसपीस का नेचर जो है वो ले डाउन करते हैं। आर्टिकल 36 जो है वो पार्ट फोर्थ के लिए स्टेट को डिफाइन करता है जिसके ऊपर ये ऑब्लिगेशंस रखी गई हैं। आर्टिकल 36 में वही एजेंसीज कवर की गई हैं जो आर्टिकल 12 के अंदर कवर की गई हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना, जस्ट रिमेंबर एजेंसीज आर सेम। नेक्स्ट पार्ट 37 या आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डीपीएसपीस का नेचर ले डाउन करता है। आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपीस आर नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन एनफोर्सेबल, येट these DPSPs जो है they are fundamental to the governance of the country। और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया गया कि जब भी आप कभी कोई लॉ बना रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, टेक आउट सम टाइम, ट्राई टू थिंक कि आप उस लॉ या उस पॉलिसी के माध्यम से क्या एक या एक से ज्यादा डीपीएसपीस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इफेक्ट में ला सकते हैं। इफ यस देन प्लीज गो अहेड एंड ब्रिंग देम इनटू इफेक्ट सो एज टू डीपन आवर सोशो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आर्टिकल 38 की बात करें। आर्टिकल 38 जो है ये स्टेट को, स्टेट जो आर्टिकल 36 के अंदर मेंशन किया गया है उस स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने इंडिया के अंदर एक ऐसा सोशल ऑर्डर सिक्योर करना है विच विल प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल।
और इस सोशल ऑर्डर का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? यहां पर जस्टिस, सोशल ऑर्डर शुड बी सच दैट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस वो जो है वो इन्फॉर्म करे हर इंस्टीट्यूशन को। और इसके साथ साथ इस सोशल ऑर्डर को इस प्रकार से बनाना है ताकि इंडिया के अंदर इनकम के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको मिनिमाइज किया जाए और स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसे एलिमिनेट करना है। दिस इज व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 38। गोइंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 39 ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डीपीएसपीस का। क्यों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब आर्टिकल 39 के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स जो है, प्रिंसिपल्स स्पेसिफाई किए गए हैं जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टेट की पॉलिसीज जो है वो स्थापित होनी चाहिए। इसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है कि स्टेट को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सिक्योर करने हैं सबके लिए, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सिक्योर करने हैं। सेकंड, स्टेट को एंश्योर करना है कि इंडिया में रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो ताकि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को सर्व कर सके। थर्ड प्रिंसिपल, इंडियन स्टेट को एंश्योर करना है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इस प्रकार से रन करे ताकि वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो चंद हाथों में। देन state is directed to make sure that all the people irrespective of their gender they should be paid equal salary for equal amount of work। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि आपने क्या करना है, एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको प्रोहिबिट करना है ताकि वर्कर्स की हेल्थ और स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज ना हो और चिल्ड्रंस की टेंडर एज जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसी प्रकार से लास्ट प्रिंसिपल आर्टिकल 39 के अंदर कहता है स्टेट हैज टू सिक्योर all the opportunities which are important for all round या holistic development of a children। Now let's talk about the fact why article 39 is most important article of part 4th of Indian Constitution। हमने थोड़ी देर पहले देखा आर्टिकल 37 ने डीपीएसपीस को नॉन जस्टिसेबल बनाया। हाउएवर दिस इज अ इनकम्प्लीट फैक्ट। इनकम्प्लीट क्यों है? बिकॉज पार्ट 4th के अंदर दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें लेटर ऑन क्या किया गया था, दो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रेसिडेंस दिया गया है, दैट इज आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के ऊपर इन्हें प्रेसिडेंस दिया गया है। एंड दिस इज योर आर्टिकल 39B एंड दिस इज योर आर्टिकल 39C। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पार्ट 4th के। आज के समय में आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C का जो इंपॉर्टेंस है, जो स्टैंडिंग है, वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से ज्यादा है या उनसे बड़ी है। नेक्स्ट इस आर्टिकल 39A, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया एंड इट प्रोवाइड्स फॉर equal justice and free legal aid। that means state has to ensure, state has to promote a kind of order जहां पर equal justice हो और इसके लिए क्या करना है, फ्री लीगल एड जो है उसको प्रोवाइड करनी है। इसी आर्टिकल के अंदर काम करते हुए स्टेट ने क्या किया, 1987 के अंदर एक लॉ पास किया जिसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो है उनको स्थापित किया गया है और ये फ्री लीगल एड जो है उसको प्रोवाइड करती हैं टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। नाउ व्हाई दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3rd में एक आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है इट प्रोवाइड्स फॉर वेरियस काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस ड्यूरिंग इंस्टेंसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। और वहां पर वन सच प्रोटेक्शन इज कि इंडिविजुअल जिसको आपने डिटेन किया या जिसको आपने अरेस्ट किया है, ही शुड बी अलाउड टू डिफेंड हिमसेल्फ थ्रू अ लीगल काउंसिल ऑफ हिज चॉइस। फर्दर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि अगर कोई इंडिविजुअल खुद के लिए लीगल सर्विस अवेल नहीं कर पाता तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू ऑफर हिम और टू प्रोवाइड हिम legal service / a legal counsel। So this is where article 39A comes into existence। This is how article 39A bridges या supports article 22 of Indian Constitution। Next is article 40। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। article 40 मैंडेट करता है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, और हमने देखा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से इंडिया के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया है, और अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि भैया आपने सिक्योर करना है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। एंड अंडर दिस आर्टिकल बहुत सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो हैं वो रन किए गए। इनफैक्ट जितने भी जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो हैं वो सरकार द्वारा रन किए जा रहे हैं, टू अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ या दे आर एम्प्लीफिकेशन ऑफ आर्टिकल 41। फॉर इंस्टेंस मनरेगा जो क्या करता है, गारंटीड अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है रूरल एरियाज में रहने वाले हर हाउस होल्ड में से किसी भी इंडिविजुअल को ऑफर करता है। दैट scheme was run under Article 41, yeah, because of Article 41. Next is Article 42. Article 42 इंडियन स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने प्रोवाइड करना है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एज वेल एज मैटरनिटी रिलीफ। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने वर्कर्स के लिए लिविंग वेजेस जो है वो सिक्योर करनी है। लिविंग वेजेस का मतलब है a wage through which individual is able to live a dignified life. However, इंडिया के अंदर आज स्टेट्स क्या करते हैं, एनुअल बेसिस के ऊपर स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज जो है वो डिफाइन करते हैं, which every individual, every employer has to pay to each of the worker who is hired for some sort of work. Next is Article 43A. आर्टिकल 43A जो है डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आपने क्या करना है, वो सबकी सब कंडीशन सिक्योर करनी है जिसके माध्यम से वर्कर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, लेटर ऑन डाला गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43 स्टेट को डायरेक्ट, आर्टिकल 43B स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है। अगेन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2013 के माध्यम से इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 44। इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजंस। इनफैक्ट यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत कंटेंशियस प्रोविजन है, इसीलिए एग्जाम्स के अंदर बार बार जो है वो फोकस किया जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 40 जो है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स which are part of part 4th of Indian Constitution. Next is आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने हर वो पॉसिबल प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है जिसके माध्यम से बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड की जा सके और 6 साल से कम बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। नाउ ओरिजिनली ये जो डायरेक्शन था इट वाज देयर फॉर 6 to 14 years ऑफ चिल्ड्रन, बट इसका टेक्स्ट चेंज किया गया आफ्टर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, जहां पर हमने आर्टिकल 21A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया, विच प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 14। तो रिजल्टेंटली आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर जो है वो चेंज किया गया। अब आर्टिकल 45 ओनली टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन अप टिल द एज ऑफ 6 years। ये बहुत क्रिटिकल फैक्ट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने वो सबकी सब स्कीम्स रन करनी है जिसके माध्यम से एससीज, एसटीज और दूसरी वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसको प्रमोट किया जा सके। इंडिया में वी आर अवेयर एससीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है, एसटीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है, ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है, अब तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। सो ये जितनी भी रिजर्वेशंस प्रोवाइड की जा रही हैं इसका जो ओरिजिनल बेस था दैट वाज आर्टिकल 46। इट इज अंडर आर्टिकल 46 दैट स्टेट वर्कड to provide all of those kind of reservation facilities. Next is Article 47. Article 47 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने क्या करना है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है और पब्लिक हेल्थ जो है इसके स्टैंडर्ड को रेज करना है। और इसी के चलते हुए रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट हैज कम अप विथ व्हाट इज कॉल्ड एज आयुष्मान भारत स्कीम। नेशनल हेल्थ मिशन भी लॉन्च किया गया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सबका सेम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है उसको इंप्रूव करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स रन की गई जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेट्रा। सिमिलर बेसिस के ऊपर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर भी काम किया जा रहा है। नेक्स्ट इज
आर्टिकल 48 जो है इट प्रोवाइड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन्स. Along with that, why Article 48 is important? Because Article 48 जो है वो फर्दर स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने इंश्योर करना है कि काउ, काल्व्स और मिल्क एंड ड्रॉट कैटल का जो स्लॉटर है वो इंडिया के अंदर प्रोहिबिट हो. वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट द बीफ कंजप्शन कंट्रोवर्सी. इस वजह से आर्टिकल 48 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव बन जाता है एग्जामिनेशंस के अंदर. नेक्स्ट इज आर्टिकल 48 ए. आर्टिकल 48 ए जो है वो स्टेट को डायरेक्ट करता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, ताकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट प्रिजर्व किया जा सके. रिसेंटली मोदी जी के बर्थडे के ऊपर चीतास री इंट्रोड्यूस किए गए टू अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टिकल 48 ए. इसके साथ साथ 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था. 1980s के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया था. साल 2006 के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट पास किया गया था. ऑल ऑफ दीज इनिशिएटिव्स जो हैं दे वर रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टिकल 48 ए. और आर्टिकल 48 ए जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था. इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से इंसर्ट किया गया. रीजन, इंडिया वाज पार्टी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस which was organized during 1972, जहां पे डिसाइड किया गया था कि भैया इन्वायरमेंट की लिमिट है, उस लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए, अपने को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 49. आर्टिकल 49 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने मॉन्यूमेंट्स जो है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो है, मॉन्यूमेंट्स जो हमारे कंपोजिट कल्चर को सिंबलाइज करते हैं, उन सबके सब मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडिया में आजकल रीनेमिंग कंट्रोवर्सी बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही है. सिटीज को रीनेम किया जा रहा है. इसी प्रकार से जनता बोल रही है डिफरेंट डिफरेंट जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी रीनेम कीजिए. इसलिए आर्टिकल 49 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 50. आर्टिकल 50 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने क्या करना है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है. रिमेंबर ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर, ब्रिटिश रूल के दौरान जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है दे वर नॉट सेपरेट, दे वर इंटरट्विन्ड विद वन अनदर. फाइनली जो है आजादी के बाद मुहिम शुरू की गई जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए. रिजल्टेंटली फाइनली 1973 के अंदर हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसको क्या किया, अमेंड किया. और अब फाइनली इंडिया के अंदर जुडिशरी हैज बीन कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट इज आर्टिकल 51. आर्टिकल 51 जो है स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपने इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को क्या करना है, प्रमोट करना है. व्हाई दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ न्यू vibrancy in foreign policy under the rule of Narendra Damodar Modi ji. So these are the directive principles. My recommendation would be try to find a hack, try to find some sort of technique जिसके माध्यम से आप सारे के सारे DPSPs को याद कर सको. बिकॉज each of these DPSPs जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अलावा भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये वो क्राइटेरिया है, ये वो फाउंडेशन है जिसके बेसिस के ऊपर हम किसी भी गवर्नमेंट जो है उसके ऑपरेशंस को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं एज अ सिटीजन, ताकि सक्सेसिव इलेक्शंस के अंदर वी कैन मेक राइट चॉइस. दिस इज ऑल फॉर द डे. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पार्ट 5th एंड पार्ट 6th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हैव अ नाइस डे.